आकाश जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जनपद जौनपुर की धरती पे तमाम समाजवादी नौजवान साथियों का जो उन्होंने जितना अपार प्रेम और स्नेह दिया, उन सब का मैं पहले धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आज ये समाज की मीटिंग है और किसी भी मीटिंग और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले तो उसमें साहस की, विल पावर की ज़रूरत होती है कि हम कोई कार्यक्रम करेंगे, लोग इकट्ठे होंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर जो प्रोग्राम में लगता है तमाम, अगर आपको हॉल में करना है तो हॉल बुक करना है, लोगों को बुलाना है, तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे एक प्रोग्राम तभी एक शक्ल में ले पाता है, एक रूप ले पाता है। और इसकी अगुवाई करने वाले मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में पूर्व प्रधान उपस्थित आदरणीय श्रीनाथ कनौजिया जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए और उनका उत्साहवर्धन होना चाहिए। और आज के मंच की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं तो आदरणीय हम लोगों के पूजनीय हैं, हम लोगों के बड़े बुजुर्ग हैं और लगातार उनके संघर्षों को मैंने कई लोगों से सुना और उन्होंने पिछले 20 सालों से लगातार समाज को जोड़ने का काम किया, समाज को आगे लाने का काम किया। हम लोगों के बीच में उपस्थित आज के मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भैयालाल कनौजिया जी, मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत और जनपद जौनपुर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों के गौरव की बात है क्योंकि समाज की मीटिंग है, उसमें भी उन्होंने समय दिया और समाजवादी पार्टी के कप्तान है आपके जनपद के, तो मैं चाहूँगा उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। आज का संचालन कर रहे आज का संचालन कर रहे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं आदरणीय श्रीनाथ कनौजिया जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित आदरणीय श्याम बिहारी कनौजिया जी पूर्व प्रधान, हम लोगों के बीच में उपस्थित आदरणीय संजय कनौजिया जी नगर अध्यक्ष, हम लोगों के बीच में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर कमलेश कनौजिया जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपना अध्यापन करने वाले और हम लोगों के सीनियर बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश कनौजिया जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित आदरणीय राधे श्याम कनौजिया जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित आदरणीय दशरथ कनौजिया जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित आदरणीय अरुण कनौजिया जी और हम लोगों के बीच में उपस्थित आदरणीय संतलाल मास्टर साहब और मंजय कनौजिया जी और हमारे बीच में यूथ के तीनों अध्यक्ष बैठे, युवजन सभा, यूथ ब्रिगेड और लोहिया वाहिनी आदरणीय भानु प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय गुड्डू सोनकर जी, आदरणीय संजय यादव जी और हमारे बीच में भैयालाल कनौजिया जी पूर्व प्रधान, हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन और महिला सभा के जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी महिला सभा के जिला अध्यक्ष आदरणीय नाम क्या है बहन जी, आदरणीय मालती निषाद जी, मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ क्योंकि ये समाज की मीटिंग है। मैं आदरणीय जो मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं भैयालाल कनौजिया जी, हम लोगों के अग्रज हैं, मैंने कहा कि समाज की मीटिंग है लेकिन महिलाओं की भागीदारी नगर में, जो आयोजक मंडल है, जो लोग हैं वो घर के तमाम लोग तो आए लेकिन महिलाओं को घर में छोड़ा है और वो चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन भी हो जाए और हमारे बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिले। तो यह संभव नहीं है कि जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी। आपके सभा में, आपके समाज की मीटिंग में निषाद समाज की बहन बैठी हैं, बड़ी बहन बैठी हैं, इनसे आपको सीख लेना चाहिए, ऐसे भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, अगला कार्यक्रम कोई हो तो महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। हम लोगों के बीच में और नंदलाल प्रधान जी और लोहिया वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी कारवां को बढ़ाने का काम करने वाले हम लोगों के छोटे भाई आदरणीय प्रमोद यादव जी, हम लोगों के बीच में जनपद प्रयागराज के जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी आदरणीय नवीन यादव जी और जिला प्रदेश सचिव आदरणीय रत्नेश जी और हम लोगों के बीच में उपस्थित कौशाम्बी से चल के आए जिला पंचायत सदस्य आदरणीय अरुण चौधरी जी और यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव आदरणीय आशीष कुशवाहा जी और युवजन सभा के प्रदेश सचिव आदरणीय उद्धव श्याम यादव जी और तमाम नौजवान साथी जिनका मैं नाम, हमारे बीच में भाई ऋषि जो बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं और तमाम साथी बैठे हैं इधर, मैं किसी का नाम
तमाम साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ हमारे बीच में के आजाद करोजिया जी, आप डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने हमारे लिए हाल और ये हाल इन्होंने दिया है, मैं चाहूँगा इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। समाज से आए हमारे स्वजाति बंधुओं और समाजवादी पार्टी के जो सिपाही हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। जैसा कि पहले तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि 12 बजे का प्रोग्राम था, मैं आया हूँ 3 बजे। कहीं भी प्रोग्राम होता हूँ, भैया आदरणीय भैया लाल करोजिया जी बैठे हैं, सुल्तानपुर का भी प्रोग्राम था, इतना नौजवानों ने प्रोग्राम लगा दिया, इतनी जगह जगह नौजवान मिलते गए, थोड़ा लेट होते गए। हम लोगों की मजबूरी है कि जाना वहाँ रास्ते में जो मिले उनका भी सम्मान करना है, यहाँ बैठे वहाँ भी समय से पहुँच के सम्मान करना, तो इसी कड़ी में मैं लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही होगी, आज समाज के लोग बैठे हैं, समाज के लोगों से यही गुजारिश है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में तीसरी आबादी है हमारी जाति, अगर दलितों के बीच में देखा जाए तो हमारी जाति की जो है उसकी जनसंख्या हमारी उत्तर प्रदेश में तीसरी है, लेकिन हमारी भागीदारी राजनीतिक जो चेतना और राजनीतिक भागीदारी हमारी नगण्य है। हम अगर हैं भी कहें तो या तो हम पिछलग्गू के तौर पे हैं, या तो हमें जिम्मेदारी मिली है तो हम किसी के पीछे बन के बने हैं और हम समाज की कोई बात नहीं उठा पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में 11 विधायक, अगर मेरी जानकारी में अगर सही है तो 11 से 12 विधायक हैं, एक राज्य मंत्री हैं, एक MLC बने हैं। लेकिन अगर समाज पे कोई घटना घटती है तो वो एक भी शब्द समाज को लेकर के न कभी बोलते हैं, न कभी अपने आकाओं से, अपने मुखिया से कभी उसको अवगत कराते हैं। आपने गोरखपुर की घटना देखी अनीस कनौजिया की, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। अनीस कनौजिया का दोष इतना ही था कि उसने जाति के बंधन को तोड़ करके अपनी जाति से बाहर जा करके उसने एक लड़की से शादी की थी और उसकी दिन दहाड़े बाके से काट करके हत्या कर दी गई। योगी जी के गृह नगर में, गृह जिले में उनकी हत्या कर दी गई। आपने चंदौसी में छोटे लाल कनौजिया की बात सुनी होगी, वहाँ से गुलाबो देवी आती हैं और राजमंत्री हैं। वहाँ एक छोटे लाल दिवाकर जी दलित समाज के थे, धोबी समाज के थे, उनकी भी गोली मार करके दिन दहाड़े, प्रधान थे, उनकी पत्नी प्रधान है और वो उनके प्रतिनिधि थे, वो काम करा रहे, उनकी भी गोली मार करके दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आप लोगों का अवगत होगा तो आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ भी कोई समाज के जो भारतीय जनता पार्टी में 12 विधायक हैं और एक राज्यमंत्री, उन्होंने कभी उनकी बात नहीं उठाई। आपने उन्नाव में देखा कि एक बहन के साथ कैसे उसका बलात्कार करके उसको जला दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, वहाँ पे भी कोई उसकी खबर नहीं लिया। इस तरह आप तमाम घटनाएं देखेंगे, लखीमपुर की घटना हो, ऐसे तमाम समाज में चाहे अन्याय अत्याचार जब जब हुए हैं, जो हमारे जाति के प्रतिनिधि हैं, जो जाति के विधायक हैं, जाति के मंत्री बने हैं, लेकिन कभी उन्होंने सरकार को ये अवगत नहीं कराया कि हमारे समाज पे, हमारी जाति पे उत्पीड़न हो रहा, लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहा है। आपने देखा कि 0 फीस की जो व्यवस्था थी, जो नौजवान साथी BEd, BTC, MBA, MCA, कंप्यूटर साइंस तमाम कोर्स करते हैं, जो SC अनुसूचित जाति के बच्चे जो आते हैं, चाहे वो जिस जाति के हों, धोबी हो, पासी हो, चमार हो, खटीक हो, वाल्मीकि हो, जिस भी जाति के होंगे, उनको एक फीस की व्यवस्था मिलती थी कि अगर आप एडमिशन BEd में चाहे, BTC में लेना चाहें, MBA में ले, MCA में ले, तो 0 फीस पे एडमिशन होता था और सरकार आपके पैसे को पे करती थी। समाज कल्याण के द्वारा उस संस्थान को सरकार पैसा देती थी। तमाम गरीब नौजवान हमारे BEd कर लिए, BTC कर लिए, बहुत गरीब लोग जो है मास्टर बन गए, MBA कर करके अच्छी अच्छी कंपनियों में चले गए और BEd करके टीचर बन गए। फ्री में BEd होता था, BTC होती थी, BTech होता था, उसकी भी व्यवस्था को सरकार ने खत्म कर दिया। 12 विधायक धोबी के हैं। अब मुझे लगता है कि दलित समाज को जोड़ करके अगर 22%, 21% आरक्षण है, अगर उसको जोड़ लिया जाए तो 403 में आप अगर डिवाइड करेंगे तो 80 से 90 विधायक आते हैं। अगर सिर्फ दलित समाज से आने वाले विधायक अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिख करके दे देते कि ये दलित समाज पे हमला है और दलित समाज के छात्रों, नौजवानों पे हमला है, जो 0 फीस की व्यवस्था उसे पुनः उसी तरह संचालित किया जाए, उसी तरह चलने दिया जाए, ताकि बहुत गरीब तबके के आने वाले समाज के लोगों को फायदा हो सके, तो मुझे लगता है कि वो व्यवस्था बहाल हो सकती थी। लेकिन किसी भी प्रतिनिधि ने, किसी ने भी विधायक ने एक शब्द नहीं उठाया। अगर किसी ने उठाया, विपक्ष में रह के, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे समाजवादियों ने उठाया और 1 साल तक
1 साल पहले ही व्यवस्था खत्म कर रहे थे, 1 साल उन्होंने फिर से बहाल कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सारे विधायकों ने बाइकआउट किया विधानसभा से कि अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाली 0 फीस की व्यवस्था को संचालित रखा जाए, उसे खत्म न किया जाए, सरकार से पैसा दे। लेकिन सरकार ने उस बात को नहीं माना और उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। तमाम नौजवान साथी होंगे जिनका न स्कॉलरशिप आई है, न बीएड में एडमिशन हो पाया है। अब की बार बहुत सीटें बीएड में नौजवान इसलिए नहीं एडमिशन ले पाए क्योंकि इनके पास 50,000 रुपये सेमेस्टर फीस नहीं थी। तो ये दलित समाज से आने वाले और धोबी समाज से आने वाले विधायक वहाँ बैठे, लेकिन आपकी हक और हुकूक की बात नहीं करते। आपने देखा कि कैसे जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समाज के बच्चे थे जिन्होंने ओपन सीट में क्वालिफाई किया था, तो ज़्यादा नंबर लाए थे, जो जनरल मेरिट के ऊपर गए थे, उनको भी ओवरलैपिंग हटा करके उनको आरक्षित से सीमित करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और कम से कम 15,000 से 18,000 दलित और पिछड़ों की सीटों को चोरी करके अपने समाज को देने का काम योगी जी ने किया। अगर ये विधायक 80 विधायक समाज के जो बैठे हैं, ये अनुसूचित जात से आने वाले विधायक और पिछड़े समाज से भी आने वाले विधायक अगर लिख करके योगी जी को देते और विद्रोह कर देते कि हमारे समाज पे, अगर हमारे समाज के बच्चों पे, हमारे समाज के आरक्षण पे अगर हक और हुकूक पे हमला हुआ तो हम भाजपा सरकार नहीं चलने देंगे, हम इससे बाइकआउट करके इस्तीफा देते। सरकार की हिम्मत नहीं थी कि वो हमारी 15,000 सीटें चोरी करके अपने लोगों को देने का काम करते। लेकिन इन विधायक जो गूंगे बहरे विधायक, इन्होंने भी कोई बात आपकी नहीं रखी। आपने देखा कि अभी मैं जिस जनपद से आता हूँ, कौशाम्बी जनपद से आता हूँ, एक बहन के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई और पुलिस इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी आत्महत्या दिखा रही है। हाँ, उस पर भी कोई एफआईआर नहीं हो रही थी। हम लोग जनपद गए, एसपी से मिले और वहाँ पे बात रखी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई और उस बहन को न्याय नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तब डर के पुलिस बैकफुट पे आई और आज शायद अपराधी को गिरफ्तार किया, सूचना मिल रही थी। लेकिन वहाँ संबंधित विधायक लाल बहादुर जी हैं, लेकिन उन्होंने कभी बात उठाई नहीं। तो सिर्फ जाति देख करके अगर हम नेताओं के पीछे भागते रहे तो हमें नहीं लगता कि हमारे समाज का कल्याण होने वाला है। अगर कोई यहाँ भाजपा का अगर जाति से उतर आया तो बिरादरी का है, उसको आपने वोट दे दिया। किसी ने कांग्रेस को जो सबसे माने कि इस जमीन पे है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, उसने भी बिरादरी को टिकट दे दिया तो उसको आपने वोट दे दिया। आपको अगर किसी और पार्टी ने दे दिया तो उसको आपने टिकट दिया। जब तक आप जाति देख करके, सिर्फ जाति देख करके आप वोट देते रहेंगे, आपका भला होने वाला नहीं है। इसलिए जाति अगर आप देख रहे हैं तो उसमें देखिए कौन सी विचारधारा का है, कौन सी पार्टी का, जो हमारे हक की बात करने वाली पार्टी का, कि हमारे हकों पे हमला करने वाली पार्टी का है। इसको देखने की जरूरत है, सिर्फ जाति देख करके वोट देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप सिर्फ जाति के बंधन में बंधे रहेंगे तो आपका हमेशा इसी तरह आपके बीच का, कहते हैं कहावत है, आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे भी पढ़ते होंगे कि जो कुल्हाड़ी जो है अगर जंगल को काटती तो उसके पीछे लगा जो लकड़ी का वेट होता है वो भी उसी समाज का होता है। तो आपके हक पे हमला हो रहा है, आपके हक और अधिकार को खाया जा रहा है। और ऐसे ही संसद विधायक जो समाज के हैं, जो एक जंगल के लकड़ी को, पेड़ को काटने का काम लकड़ी के सहारे से करते हैं, उस कुल्हाड़ी जो काट रही है उसके पीछे लगा उसी जंगल की लकड़ी का एक काट होता है और उस सारे जंगल को धीरे धीरे खत्म कर देता है। उसी तरह आपके जाति का विधायक, आपके जाति का सांसद अगर पार्लियामेंट में, विधानसभा में बैठा है और आपके हक में हमला हो रहा है और उसमें सहायक है, उसमें बोल नहीं रहा है, तो ऐसे जाति के नेताओं से भी सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए आपने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है यहाँ पे, अगर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े तबके के लोगों को आरक्षण तो खत्म हुआ ही, लेकिन जितने सरकारी संस्थान थे वो प्राइवेट भी हुए। अगर जो भी सरकारी संस्थान प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे उसमें आरक्षण नहीं लागू होगा, ऐसा लोग भली भांति जानते हैं। तो इससे बहुत सारे तबकों को, हर तबके से आने वाले व्यक्ति की नौकरी पहले जाएगी। उसके बाद जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े तबके के लोग आते हैं उनका आरक्षण भी स्वतः खत्म हो जाएगा। तो इस सरकार ने यही काम किया है कि सारे, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, और यहाँ तक कि LIC को भी बेचने का काम, उसमें शेयर को बेचने का काम सरकार ने किया। और तो सरकार ने सारे जो हमारे सुरक्षा से जुड़े जो मामले थे उनमें भी FDI ला करके उसको भी प्राइवेट के हाथों में देने का काम किया। अब आप सोचिए कि अभी आपने देखा होगा अखबार के माध्यम से कि जो IIT है, ITI है, जो पॉलिटेक्निक है, उसको भी सरकार प्राइवेट के हाथों में देने जा रही थी। और जो यहाँ के सरकारी अस्पताल है उसको भी प्राइवेट के हाथों में देने का काम सरकार, अभी एक विधेयक नीति आयोग ने लाया है। अगर उसको मान लिया गया तो वो भी चला जाएगा प्राइवेट के हाथों में। तो आप कल्पना करिए कि जो भी प्राइवेट अस्पताल हैं
अगर आप उसमें इलाज कराने जाए, बुखार भी आपको नॉर्मल हो गया हो, तो आप अगर भर्ती हो गए तो मिनिमम आपका 10 से 20 हज़ार रुपया आपका मैंने खर्च बढ़ा देगा प्राइवेट अस्पताल। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो आपके आने वाली जो पीढ़ी, आपके आने वाली जो जनरेशन है, उसके हक और अधिकार जो आरक्षण वो खत्म हो जाएगा, उसको भी कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ना सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। और हम प्राइवेट जो कम 30 हज़ार में हम करते हैं, अगर कोई नौकरी आप सफाई करनी है, जहाँ देखिए आप ठेकेदारी की व्यवस्था हो गई, अगर वो सरकारी होता तो उन बच्चों को, उन समाज के लोगों को 30 हज़ार 32 हज़ार मिलता भी, और एक सोशल सिक्योरिटी भी होती है कि कोई भी सरकारी नौकरी को जल्दी निकाल नहीं सकता है। लेकिन आज प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठेकेदारी हो गई, जब चाहते हो सफाई कर्मियों को निकाल देते हैं, और वही काम को जो 30 हज़ार मिलना चाहिए, 40 हज़ार मिलना चाहिए, वो 8 हज़ार रुपया मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इस प्राइवेटाइजेशन का यही नुकसान है कि आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी। और आप अगर आरक्षण हटा दिया जाए संविधान से, अगर आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाए, तो हमें नहीं लगता कि कोई दलित और पिछड़ा कभी किसी जगह पे पहुंच पाएगा। क्योंकि आरक्षण में भी आपने देखा कि उसमें भी झूठे सर्टिफिकेट बना करके जो लोग आरक्षण से बाहर, वो भी आरक्षण ले लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार अखबारों में आता है कि फर्जी सर्टिफिकेट बना करके IAS बने थे, टीचर बने थे, प्रोफेसर बने थे, पकड़े गए। होता है कि नहीं होता? तो अगर आप कोई इकोनॉमिक आधार पर जो आरक्षण की बात कुछ बुद्धिजीवी लोग करते हैं, अगर इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण हो जाएगा तो गोरखपुर का, अभी यहाँ का सिद्धार्थ नगर का मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, जो गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना था, उसको उसने अपने भाई का सर्टिफिकेट बनवा करके और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाने का काम किया था। आप लोगों ने देखा होगा अखबार के माध्यम से, योगी जी का मंत्री है, अपने भाई को उसने प्रोफेसर बनाया था। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ तो आप कभी भी अपना आर्थिक आधार साबित नहीं कर सकते, ना आपका बनेगा, और जो लोग संपन्न है वही आरक्षण आपके हक और सम्मान को ले लेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग, कॉमन बात है कि लोग आपस में बात करते हैं कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तमाम दलित समाज के बच्चों को मैं देखता हूँ जिनको जानकारी का अभाव बात करते हैं। तो हमें सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलता है, और जब तक समाज में असमानता है, जब तक छुआछूत है, जब तक भेदभाव है, तब तक यह आरक्षण यथावत चलता रहेगा। और इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे, इसको बचाने की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब हमारी सरकार आएगी तो हम जाति के अनुपात से हम भागीदारी तय करेंगे। और समाज के लोगों को, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, आप पूरे देश में तमाम पार्टियां हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी के योगदान को, समाज को आगे बढ़ाने का अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहले अगर किसी पार्टी ने अपने पार्टी कार्यालय पे हमारे राजसंत गाडगे की अगर परिनिर्वाण दिवस और जयंती मनाने का काम करा तो समाजवादी पार्टी ने किया था। और हमारे समाज के राजसंत गाडगे के जीवन परिचय को अगर सिलेबस में शामिल कराने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने किया। राजसंत गाडगे के नाम से लखनऊ में प्रेक्षागृह बनवाने का काम, राजसंत गाडगे के नाम से लखनऊ में जलाशय पार्क बनवाने का काम, और धोबी समाज के जो लोग प्रेस करते हैं, जो लॉन्ड्री खोले हैं, उनके लिए 2.5 लाख रुपया 5 साल तक बिना ब्याज के देने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। और तो और अगर समाजवादी पार्टी में आपके सामने आपका बेटा खड़ा, आपके समाज का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय लोहिया जी के विचारों पे जो पार्टी चलती है, जो सबसे मजबूत विंग माना जाता है, उस विंग का प्रदेश अध्यक्ष बना करके आपके समाज को जोड़ने का काम, आपके समाज को गौरव बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए अभी उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने जा रहा है, और समाज में जिस समय जो भारतीय जनता पार्टी है, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किसान परेशान है, महंगाई से इतना परेशान है आदमी कि आम आदमी, अभी आप रास्ते में चले जाइए, जो पेट्रोल डीजल तो बढ़ा, एक मंत्री उनका कहता है कि पेट्रोल डीजल से आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक सर्वे के हिसाब से 60% जो पेट्रोल डीजल से जो पैसा आता है वो बाइक चलाने वाले लोगों का आता है, जो किसानी से, खेती से जुड़े लोग हैं, उनके द्वारा वो पैसा दिया जाता है। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ जाएगा तो भाड़ा बढ़ जाएगा, खेती की जुताई बढ़ जाएगी, अगर आप कोई सामान, अगर आप यहाँ से वहाँ जाते तो वो भी भाड़ा बढ़ जाएगा, आप कोई सामान ढुलाई कराते वो भी भाड़ा बढ़ जाएगा, और हर चीज़ महंगा हो जाएगा। तो हर व्यक्ति से जुड़ा है पेट्रोल डीजल। और तो और जो खाद्य तेल थे हमारे, जो कड़ू का तेल जिसे बोलते हैं, सरसों का तेल, वो भी महंगा हो गया, जो गैस सिलेंडर तो वो भी महंगा हो। सब लोग जानते हैं महंगाई बढ़ी है इस सरकार में और रोजगार घटे हैं। आपने देखा कि कोरोना काल में जो लोग बम्बई में रहते थे, हमारा समाज ज़्यादातर बम्बई में रहता है, दिल्ली में रहता है, माने गांव छोड़ करके दूर दूर शहरों में रहता है कि वो लॉन्ड्री का काम करता है, प्रेस का काम करता है, और वो दूर से अपना पैसा कमाता है और अपने घर परिवार को चलाने का काम करता है। लेकिन कोरोना काल में उनके भी धंधे पे हमला हुआ है। सारे लोगों को कुछ ना कुछ मोदी जी ने दिया। अगर जिनने बैंक से लोन लिया, जिनकी कंपनियां डूब रही थी, जो बड़े बड़े
कॉर्पोरेट घराने थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, अदानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ऐसे तमाम लोगों को सरकार ने छूट दिया। जिन्होंने लोन लेकर के, कर्ज लेकर के कंपनियां खड़ी कर दी और कंपनियों को, फर्जी कंपनियों को डुबो दिया, उनको सरकार ने छूट दिया। लेकिन क्या मोची के धंधे से जुड़े, धोबी के धंधे से जुड़े लोगों को कुछ मदद मिली सरकार के द्वारा? कोई मदद नहीं मिली, जो कि उनके भी बच्चे हैं। पूरा कारखाने उनके बंद रहे, जो छोटे छोटे जीविका चलाते हैं, उनके लिए कोई मदद नहीं की। बहुत सारे लोगों ने मांग भी की कि जो धोबी समाज के लोग हैं, जो धुलाई से जुड़े हैं, जो धुलाई के पैसे से जुड़े हैं, उनके लिए कुछ आर्थिक मदद होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने कोई मदद नहीं की। और तो और आपके बच्चों को स्कूल तो बंद ही है, और स्कूल में हम लोग जहाँ पढ़ते थे जो फीस थी उसको भी बढ़ा दिया गया। हर जगह महंगाई हुई। तो हमें ध्यान रखना है कि 2022 में हमें एकजुट रहना है। हमें सिर्फ जाति के लोगों को देख करके नहीं, बल्कि जाति ऐसे लोगों को देना है जो आपकी बात उठाए, आपकी बात रख के आपके हक की लड़ाई लड़े, और ऐसी पार्टी, ऐसे विचारधारा से जुड़ना है जो आपके समाज का, आपके हक और हुकूक का ख्याल रखे, आपके समाज का सम्मान करने वाली, आपके महापुरुषों का सम्मान करे। हम उसी विचारधारा से जुड़े और उस पार्टी को जुड़ करके एकजुट होकर के मजबूत बनाने का काम। इसलिए ये गौरव की बात है कि आज समाज की मीटिंग हो रही है, और मुझे लगता है कि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कमान दी है उत्तर प्रदेश की, लोहिया वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और समाज के नौजवानों में चेतना जगी है, और भारी संख्या में समाज के नौजवान राजनीति से जुड़ने का काम कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी से जुड़ करके जितना संभव हो सकता है उनको पद और जिम्मेदारी भी दे करके समाज को सशक्त बनाने का काम, और उन नौजवानों के द्वारा पार्टी को मजबूत बनाने का काम इस समय जो अपने समाज के लोग हैं, पूरे विभिन्न प्रदेश जो जिले हैं हमारे प्रदेश के, वहाँ तमाम नौजवान जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। इसलिए समाज के तमाम लोग हैं यहाँ पे, वो लोग संगठन से जुड़े नौजवान जो साथी हैं वो भी समाजवादी पार्टी से, जो पढ़ लिख रहे हैं वो पढ़ें, और जो लोग राजनीति करना चाहते हैं उनके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले, और समाजवादी पार्टी से जुड़े, लोहिया वाहिनी से जुड़े, यूथ ब्रिगेड से जुड़े, युवजन सभा से जुड़े, और छात्र सभा से जुड़े। तमाम संगठन है हमारे यहाँ। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें 4 यूथ के संगठन हैं, उसमें हर जाति, हर वर्ग के लोगों का भागीदारी है। और आपके बीच में भी चुनाव होगा तो आपके बीच में बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे कि समाजवादी पार्टी एक जाति की पार्टी है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, और मैं कई अपने वक्तव्यों में कहता हूं कि समाजवादी पार्टी हम सबकी पार्टी है। और इसका सीधा साधा उदाहरण, अभी आपके ही जिले से राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए वो बिंद समाज के हैं, बनाएंगे कि नहीं बहन जी? और आपने देखा कि जो समाजवादी पार्टी का मेन फ्रंटल, मेन विंग है, उसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी, और पटेल समाज के हैं। और पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजपाल कश्यप जी, और मल्लाह समाज के हैं। और अधिवक्त महिला सभा की जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लीलावती कुशवाहा जी, वो कुशवाहा समाज की हैं। और लोहिया वाहिनी के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, धोबी समाज का हूँ, दलित समाज से आता हूँ। और आप देखेंगे कि युवजन सभा के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरविंद गिरी जी, वो गिरी समाज के हैं। इसी तरह आप देखेंगे अनीश राजा जी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे तमाम, आप संजय गर्ग जी को देखेंगे व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो समाजवादी पार्टी कोई एक जाति, एक धर्म की पार्टी नहीं है, हम सब की पार्टी है। जो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो समतामूलक समाज के निर्माण का सपना देखते हैं, समाजवादी उन सबका प्रतिनिधित्व करती है, उनकी पार्टी है साथियों। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का साकार करना चाहती है, और समतामूलक समाज के निर्माण करना चाहती है। और आने वाले समय में आप लोग समाज के लोग बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी दलित संवाद चल रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया था। मैं 20-22 जनपदों में गया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो भी दलित समाज से जुड़े मुद्दे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उन मुद्दों को तुम बोलो, और जो समय की सरकार आएगी तो चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन हो, चाहे वो ठेकेदारी में आरक्षण हो, चाहे वो 0 फीस की जो व्यवस्था खत्म कर दी है योगी सरकार ने, उस व्यवस्था को बहाल करना हो, और चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति के जो बच्चे समाज कल्याण के छात्रावास में अपना रह करके अध्ययन अध्यापन करते हैं, जब सरकार बनेगी तो उन छात्रावासों का भी पुनर्निर्माण कराया जाएगा। और जो समाज के लोगों को जो बैकलॉग की वैकेंसियां हैं दलितों और पिछड़ों की जो नहीं भरी गई हैं, वो सरकार आने पे उनको भी भरा जाएगा और सारा हक और हुकूक दिया जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई उत्तर प्रदेश में हराने वाला है, उसे टक्कर देने वाला है, और सब कोई समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हम सबके उत्थान की, हम सबके विकास की, महिलाओं के सम्मान की और किसानों की खुशहाली की बात करती है, तो समाजवादी पार्टी है। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप पूरी तरह से 2022 में एकजुट होकर के और संगठन से भी जुड़े, जो साथी नौजवान साथी हैं जो पार्टी में हैं, जब तक वो संगठन से जुड़ेंगे नहीं तब तक वो सीखेंगे नहीं। तो नौजवान साथी जो राजनीति करना चाहते हैं वो संगठन से जुड़े, और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं अपनी मजबूती, अपनी दावेदारी मजबूत रखें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि सामाजिक
जो हमारी जाति जनगणना है, जो हमारा जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुपात से भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। टिकट के वितरण में भी हर जातियों को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, जय गांधी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय नेता जी जिंदाबाद।